हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का आखिरी ट्यूटोरियल पार्ट है और इस पार्ट में हम द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर को स्टडी करेंगे। मींस कि जो भी रशियन रेवोल्यूशन हमने स्टडी किया हुआ है उसका वर्ल्ड में और कंट्रीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जब यूएसएसआर फॉर्म हुआ, मींस कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं, तो उसने किस प्रकार से इम्पेक्ट किया पूरे वर्ल्ड को, वो हमें देखना है। लेकिन एक छोटा सा रिकैप भी कर लेते हैं कि हमने जब शुरुआत की थी तो हमने देखा था किस प्रकार से पीजेंट्री डोमिनेटेड इकोनॉमी थी रशिया की, और यहाँ पे मोनार्की का शासन था, यानी कि जो जार निकोलस सेकंड था उसका शासन था, और वो किसी भी तरह से एफिशिएंट शासन नहीं चला पा रहा था, लोग नाराज़ थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वर्किंग क्लास निखर कर आती है, अस्तित्व में आती है, और फिर वर्कर्स मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं। मार्क्स के बारे में हमने स्टडी किया, किस प्रकार से उन्होंने सोशलिज्म के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, और सोशलिज्म एक प्रकार से कैपिटलिज्म का धुर विरोधी है, ये भी हमने सब पढ़ा हुआ है। यूरोप में कहीं भी सोशलिस्ट स्टेट नहीं बन पाया था, तो रशिया में इसे बनाने की कोशिश की गई, और फिर हमने देखा किस प्रकार से पब्लिक में गोलियां चलाई जाती हैं और ब्लडी संडे जैसी घटना होती है। 1905 में फिर ड्यूमा की स्थापना होती है, लेकिन उसे भी भंग किया जाता है बार बार। 1905 के बाद फिर जाके 1917 में दो बड़े रेवोल्यूशन होते हैं, फरवरी रेवोल्यूशन और उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद 2 मार्च को गद्दी छोड़नी पड़ती है जार को, और अक्टूबर रेवोल्यूशन में तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक्स हावी हो जाते हैं। बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिफरेंट पार्ट्स में। और उसके बाद फिर सिविल वॉर शुरू हो जाता है, वो भी 1918 से लेकर लगभग 1922 तक रहता है, लेकिन अंत में जो बोल्शेविक्स होते हैं वो अपना कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं। और फिर स्टालिन 1924 में आता है रूल करने के लिए, और स्टालिन एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करता है। उसके कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स को हमने स्टडी किया था। तो इस तरह से हम इस लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं इसके सेक्शन में कि द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन द यूएसएसआर। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स टुक पावर। मीन्स कि यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ में जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थी, जैसे हमने पढ़ा जर्मनी में, ब्रिटेन में एक्सेट्रा, तो वो किसी भी तरह से बोल्शेविक्स के द्वारा जिस प्रकार से वायलेंस का सहारा लेके अब उन्होंने वन पार्टी रूल्ड स्टेट बना दिया था इसको, सोवियत संघ को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं थी जो अदर कंट्रीज़ में पार्टी थी। तो इसलिए दे डिड नॉट होली एक्सेप्टेड द बोल्शेविक्स वे ऑफ कैप्चरिंग पावर। और उस प्रकार से किस प्रकार से बोल्शेविक्स ने अपनी पावर को मेंटेन किया था, यानी ज़बरदस्ती सेंसरशिप्स लगा के। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। मीन्स की फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन मीन कि लोगों के दिलो दिमाग पर ये सोशलिज्म छाया हुआ था कि इसमें वर्कर्स की बात होती है, पीजेंट्स की बात होती है। यहाँ हमने सोवियत्स के बारे में भी स्टडी किया था, किस प्रकार से जो सोवियत्स होती हैं वो काउंसिल बॉडीज़ होती हैं जिसमें सोल्जर्स और वर्कर्स शामिल होते हैं, और ये ग्रास रूट लेवल से आते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हुआ करती थी सोवियत, इसलिए से सोवियत संघ नाम दिया गया। मतलब डिफरेंट सोवियत के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर सरकार बनाते हैं यूएसएसआर में। तो ये इमेजिनेशन पे लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ था सोशलिज्म कि एक वर्कर्स स्टेट किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया जा सकता है जिसमें मजदूर वर्ग हावी हो, वो भी अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब एक जो रेवोल्यूशन था ये कोई किसी एक देश से संबंधित नहीं था, एक प्रकार से इंटरनेशनल मूवमेंट हम इसे कह सकते हैं, ये मानते थे सोशलिस्ट। इन मैनी कंट्रीज़, कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ वो फॉर्म्ड, कम्युनिस्ट पार्टीज़ बना दी गई। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट यही हुआ कि रशिया में सफलता को देखते हुए कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ बना दी गई। मतलब सोशलिस्ट पार्टीज़ हम इन्हें कह सकते हैं, समाजवादी पार्टियाँ जो समाजवाद को लाने में कोशिशें करेंगी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारे इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, लेकिन इनका शासन अब कुछ ही क्षेत्रों तक लिमिटेड हो गया है। द बोल्शेविक्स इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा जो बोल्शेविक्स थे वो ये इनकरेज करते थे कि जो कॉलोनियल पीपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अब इंडिया कॉलोनी था इंग्लैंड का, अब इंग्लैंड का कॉलोनी होने के नाते इसको सपोर्ट था रशिया का कि भाई यहाँ पे भी वर्कर्स मूवमेंट होनी चाहिए। मीन्स कि हर जगह, हर कंट्रीज़ में किस प्रकार से एक सोशलिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये सोशलिस्ट पार्टीज़ का गोल था, लक्ष्य था, और सबको रशिया का समर्थन प्राप्त। और ठीक इनका विरोध करने वाले कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी जो कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप की कंट्रीज़ हैं। और हमने देखा था सिविल वॉर में किस प्रकार से इंटरफेयर भी करती हैं और वाइट्स को सपोर्ट करती हैं, जो बोल्शेविक्स के खिलाफ लड़ रहे थे उनको सपोर्ट करती हैं। तो ये इंकरेजमेंट की बात हो रही है। पीपल्स का मतलब कंट्रीज़ यहाँ पे,
मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर, मतलब जो नॉन रशियंस थे जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में शामिल थे, जो नहीं भी शामिल थे इनको सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 में। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कॉमिंटर्न की स्थापना हो गई थी 1919 में ही, और लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, मतलब लेनिन एक प्रकार से फाउंडर था इसका, और इसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता है, या इसको ये भी कहा जाता है कि ये थर्ड इंटरनेशनल था, थर्ड इंटरनेशनल। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट इंटरनेशनल कब हुआ था, हालांकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है 1864 से लेके 1876 तक, जिसे इंटरनेशनल वर्किंग वीमेंस एसोसिएशन कहा गया। इसके बाद जो सेकंड इंटरनेशनल था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, वो 1889 से लेके 1916 तक, और थर्ड एक कॉमिंटर्न था जो 1919 में स्टैब्लिश हुआ, और ये 1943 में ले जाके इसे भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। किसने किया? स्टालिन ने किया। क्यों किया वो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सब साथ मिलकर लड़ रहे थे रशिया के साथ, यानी अलाइड पावर्स साथ थी, तो इनको नाराज़ ना किया जाए, इनको एंटागोनाइज ना किया जाए, तो इसके लिए इसको भंग कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी और रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री था। तो उसी कॉमिंटन की देखरेख में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1920 में, एंड द बोल्शेविक्स फाउंडेड कॉमिंटन, जो मैंने अभी आपको बताया। और कॉमिंटन में एक इंटरनेशनल बॉडी, जैसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो थे, ये इस इंटरनेशनल बॉडीज़ थी, मतलब इनका जो सम्मेलन होता था तो कई देशों के लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, कांग्रेस हुआ करती थी। तो इसमें प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज पार्टिसिपेट करती थी, मतलब बोल्शेविक्स को समर्थन करने वाली, उनकी नीतियों का समर्थन करने वाली। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। कहने का मतलब ये है कि अब यूएसएसआर के फॉर्म होने के बाद, सोवियत संघ के फॉर्म होने के बाद, अब मैंने आपको बताया था कि 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का फॉर्मेशन हुआ था, तब लेनिन ही रूल कर रहा था, बोल्शेविक्स का रूल था, और यूएसएसआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजबूत कंट्री बन के उभरा था। तो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट था, मतलब ईस्ट का मतलब जो कंट्री जो ईस्टर्न पार्ट में पड़ती हैं वर्ल्ड के, तो उस यूनिवर्सिटी में कई लोगों ने एजुकेशन रिसीव की। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। तो एक प्रकार से जिसे वर्ल्ड लेवल का जिसे कहा जाए, उसे हम वर्ल्ड स्टेचर हम कह सकते हैं। तो वर्ल्ड लेवल का स्टेट यूएसएसआर को बना दिया था, और सोशलिज्म को, क्योंकि एक सोशलिस्ट स्टेट था, तो सोशलिज्म को ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ले जाके स्टैब्लिश किया था यूएसएसआर ने, इतनी तरक्की की थी इसने। येट बाय द 1950s इट वाज एक्नॉलेज, लेकिन 1950 तक आते आते ये माना जाने लगा कि विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट द यूएसएसआर में जो भी गवर्नमेंट चलाने के तरीके हैं, वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स। इन नॉट कीपिंग विद द आइडियल्स का मतलब होता है जो आदर्श होते हैं, कि जो रशियन रेवोल्यूशन से उम्मीदें थी कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो सोशलिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश होगा तो उसमें इक्वलिटी होगी, और एक प्रकार से आदर्श व्यवस्था इस्टेब्लिश होगी सोशलिस्ट स्टेट में, वो नहीं हो पा रही थी, ऐसा लोगों ने देखा। क्योंकि देखिए, वन पार्टी रूल था, डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों के अधिकार कम थे। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकग्नाइज्ड, यानी वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट का मतलब दुनिया में और जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, इंडिया में भी सोशलिस्ट मूवमेंट था, तो ये माना जाने लगा कि सब कुछ, ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, एक बैकवर्ड कंट्री जो कभी किसान या पिजेंट्री अर्थव्यवस्था की डोमिनेटेड कंट्री थी, वो एक ग्रेट पावर बन के उभरी थी। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड, यहाँ पे उद्योग का भी विकास हुआ था, एग्रीकल्चर का भी अच्छा खासा विकास हुआ था, और गरीबों को भोजन मिलने लगा था। जो हालात पहले थे वो हालात नहीं थे, इतना स्ट्रांग बन के उभरा था ये। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स, लेकिन क्या कमी थी, इसने जो ज़रूरी फ्रीडम्स होती हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स के बाई बर्थ राइट होते हैं, जो उन्हें मिलने चाहिए जन्म के साथ ही, वो वहाँ के नागरिकों को नहीं मिले हुए थे। एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़, और जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया। मीन्स कि ऐसी नीतियाँ जो ज़बरदस्ती किसी फोर्स करके लोगों को काम कराया गया, जैसे कि किसानों की ज़मीनों को ले लेना, काम करने के लिए मजबूर करना, और स्टालिन ने तो हद कर दी थी अपने समय में। तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप जैसी वहाँ पे व्यवस्था थी, लोगों को वो अधिकार नहीं थे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ रहा है कि जो सोशलिस्ट स्टेट होता है वहाँ पे कम से कम जो वर्कर्स होते हैं वो हावी होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं थी। हालांकि फिर भी सोशलिस्ट आइडियल्स के तहत ही वो इस्टेब्लिश किया गया था। और जबकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी वेस्ट की, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हुए थे। और जबकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में चुनाव होते हैं, कई पार्टियाँ होती हैं, पार्टीज डिफ़र करती हैं, चुन के नई आती हैं, सरकारें बदलती हैं,
और ये रशिया में नहीं हो रहा था। आज इसका उदाहरण है चाइना, नहीं होता वहाँ पे। आप जानते हैं चाइना में कितनी ज़्यादा सेंसरशिप लगी हुई है। वहाँ जो गवर्नमेंट चाहती है वही न्यूज़ में जाता है, दूसरी चीज़ें न्यूज़ में नहीं जाती हैं। वहाँ के गूगल, वहाँ का फेसबुक, वहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है। करंट में हम चाइना का उदाहरण ले सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते यानी 21वीं शताब्दी की शुरुआत में द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड। तो जो एक सम्मान इसे प्राप्त था कि समाजवादी देश है, दुनिया में वो जो सम्मान था वो कम होने लगा। दो इट वाज रिकग्नाइज, लेकिन फिर भी ये माना जाने लगा कि है तो वो सोशलिस्ट स्टेट ही, तो सोशलिस्ट आइडियल्स पे ही वहाँ पर वो स्टेट में सरकार चलती है। तो इट कैन बी सेड दैट कि तो कहा जा सकता है कि जो सोशलिस्ट आइडियल्स थे, समाजवादी जो एलिमेंट्स थे, वो अभी भी लोगों के बीच में रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते थे। मीन्स कि लोग सोशलिस्ट आइडियल्स, एलिमेंट्स, फीचर्स को सम्मान देते थे। और आप भी कहेंगे, अगर कोई ये बात करता है कि भाई वर्कर्स को उनके हक मिलने चाहिए, कॉमन ओनरशिप होना चाहिए, सोशल ओनरशिप होना चाहिए, अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो सोशलिस्ट आइडियल्स जो हैं वो तो सबको अभी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो सरकार जिस प्रकार से चलाई जा रही थी यूएसएसआर में, वो तरीके ठीक नहीं थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म वो रीथॉट। रीथॉट का मतलब होता है कि अब सोशलिज्म एक विचारधारा है, एक वाद है, समाजवाद है, लेकिन हर देश में लोग अपने ढंग से उसे समझते थे। इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, अलग ढंग से लोग उसको पेश भी करते थे। जैसे एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। अगर हो सकता है कि इंडिया में कोई सोशलिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश होता तो हो सकता है वो उस तरह से वर्क ना करते जैसे रशिया में कर रहा हो सकता है उससे बेटर होता हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से सोशलिज्म इन डिफरेंट कंट्रीज हैड डिफरेंट विजन्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये पिक है, यहाँ दी गई है, स्पेशल इशू ऑन द लेनिन ऑफ द इंडो सोवियत जर्नल। देखिए इंडो सोवियत जर्नल का मतलब ये है कि इंडिया और सोवियत संघ से मिलकर जो पत्रिका निकाली जाती थी। इंडियन कम्युनिस्ट मोबिलाइज्ड सपोर्ट, मतलब वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे यूएसएसआर के लिए ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए भारत कम्युनिस्ट एक प्रकार से इंटरनेशनल मूवमेंट है, यानी किसी भी देश के कम्युनिस्ट होंगे वो आपस में कहीं ना कहीं कॉमन बॉन्ड इस्टेब्लिश करते हैं। इसलिए अगर भारत का भी कोई कम्युनिस्ट है और कोई दूसरा देश कम्युनिस्ट है तो इसका सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो वो पिक यहाँ पे बता रही है हमें कि किस प्रकार से इंडिया और सोवियत दोनों की जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनमें अच्छा संबंध था। देखिए यहाँ पे एक रशियन रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है। अमंग दो द रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियन, भारतीयों को भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी इससे। सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते थे। बाय द मिड 1920s कम्युनिस्ट पार्टी भी स्टैब्लिश हो चुकी थी और इंडिया में इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से इनके संबंध थे। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड दे विजिट रशिया आल्सो। तो सोवियत संघ में जो भी सरकारें एक्सपेरिमेंट किया करती थी सरकार चलाने के लिए, वहाँ के पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिस्टम को समझने की कोशिश करते थे यहाँ के लोग जाकर। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, उन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा भी है। इन इंडिया राइटिंग्स गेव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया। और जो कुछ लिखा गया उससे पता चलता है कि रशिया या सोवियत संघ में किस प्रकार का माहौल था। मतलब वो रशिया जिसमें सोवियत रूल किया करते थे। सोवियत मीन्स जिसमें वर्कर्स और सोल्जर शामिल हुआ करते थे, कॉमन लोग हुआ करते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर पार्लियामेंट बनाते थे। इन हिंदी आर.एस. अवस्थी रोट इन 1920-21, इनको आप पढ़ लीजिए। एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया 1920, इसमें शौकत उस्मानी के बारे में लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ वी वर सीइंग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विद एशियंस। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे किस प्रकार से यूरोपियंस थे वो एशियंस के साथ फ्रीली मिक्स होकर चल रहे थे, घूम रहे थे, नज़र आते थे। मतलब एक इक्वलिटी की बात यहाँ की गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि वाइट एंड नॉन वाइट, वाइट्स एंड ब्लैक वाली बात। ऑन सीइंग द रशियंस मिंगलिंग फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे रशियंस जो कि गोरे लोग थे और कंट्री के जो बाकी लोग थे उनके साथ घुल मिल कर किस प्रकार से रह रहे थे। वी वर कन्विंस दैट वी हैड कम टू ए लैंड ऑफ रियल इक्वलिटी। तो हमें लगने लगा कि हम ऐसे देश में चले आए हैं जहाँ पे वास्तव में समानता है। विश ऑफ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट, हमें लगा जैसे फ्रीडम क्या चीज़ होती है, स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है, वो हमने सही रोशनी में नज़र आ रही थी। मतलब ट्रू फ्रीडम वहाँ देखने को मिली। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी, इम्पोज बाय द काउंटर रेवोल्यूशनरीज, मतलब जो रेवोल्यूशन का विरोध करते हैं या रेवोल्यूशन के खिलाफ जो रेवोल्यूशन हो गया था, काउंटर रेवोल्यूशन। एंड द इम्पीरियलिस्ट, मतलब जो दूसरे देशों को गुलाम बनाते हैं, इम्पीरियलिस्ट। द पीपल वर मोर जोबियल, मतलब बहुत खुश थे, सेटिस्फाइड थे पहले की अपेक्षा। तो ये सोवियत संघ में या सोवियत रशिया की एक तस्वीर यहाँ पे शौकत उस्मानी जी पेश कर रहे हैं। द रेवोल्यूशन हैड इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस, जो रेवोल्यूशन था उसने एक प्रकार का कॉन्फिडेंस लोगों के मन में बैठा दिया था, क्योंकि रेवोल्यूशन पब्लिक के द्वारा था और पब्लिक की जीत हुई थी। तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ गया था, फियरलेसनेस, एक निडरपन आ गया था कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, वी पीपल कैन डू एनीथिंग।
द रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड वुड बी सीन हेयर अमंग दोज पीपल ऑफ 50 डिफरेंट नेशनलिटीज़। तो रशियन और नॉन रशियन जो लोग हैं वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ ही कहलाएंगी। तो जो 50 मतलब डिफरेंट जो स्टेट्स के लोग यहाँ पे नॉन रशियन पीपल रहते हैं, उनके बीच में भाईचारा देखने को मिलता है। क्योंकि आपको मालूम है सोवियत रशिया में जब वो 1919 में लगभग ख़त्म हुआ तो 15 देश शामिल थे। तो 15 देश का मतलब रशिया को छोड़ के यहाँ पे 14 तो अदर नेशनलिटीज़ हो गई। नो बैरियर्स ऑफ कास्ट और रीजन, कोई कास्ट कोई रिलीजन का बैरियर नहीं जो रोके, हिंडर मतलब रोकना, फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली विद वन अनदर, जो एक दूसरे से मिलने में, लोगों को मिलकर साथ रहने में रुकावट पैदा करे, कोई हिंड्रेंस इस टाइप का नहीं था। एवरी सोल वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओरेटर। एवरी सोल मतलब हर व्यक्ति एक ओरेटर था वहाँ पे। देखिए ओरेटर वो अच्छा वक्ता होता है जो अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख सकता है। वन कुड सी ए वर्कर, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो सोल्जर हो, सब आर्ग्यू करते थे और प्रोफेशनल लेक्चरर की तरह आर्ग्यू किया करते थे। मतलब पीपल टॉक्ड अबाउट डिफरेंट इशूज़, ये फ्रीडम वहाँ पे मिली हुई थी। तो इन्होंने तो बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की है, ये सोर्स है। दरअसल सोशलिज्म एक बहुत ही उम्मीदों वाली विचारधारा है जो आम लोगों को लेके साथ चलती है और कैपिटलिज्म का विरोध करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा भाई 1930 में, मॉस्को अपीयर्स मच लेस क्लीन। हालांकि उस वक्त भारत गुलाम था, इतना आपको पता होना चाहिए, भारत आज़ाद नहीं हुआ था। मॉस्को एक राजधानी है और यूरोप कैपिटल, यूरोप की भी कैपिटल्स हैं, यूरोपियन कैपिटल्स, तो उनकी तुलना में मॉस्को उतना क्लीन नज़र नहीं आता है। नन ऑफ दोज हरिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स लुक स्मार्ट, और जो स्ट्रीट्स में सड़कों पर लोग चल रहे हैं वो स्मार्ट भी नज़र नहीं आते हैं क्योंकि आम वर्कर्स हैं। द होल प्लेस बिलोंग्स टू द वर्कर्स, ऐसा लगता है सारा प्लेस, सारी जगह वर्कर्स की है। हेयर द मासेज हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड ऑफ द जेंटलमैन। तो यहाँ पे जो आम जनता है उसको आप जेंटलमैन की तरह, जैसे यूरोप में जेंटलमैन लोग रहते हैं, डिफरेंट अच्छे काइंड ड्रेस पहनते हैं, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, तो उस तरह का कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। मतलब एक नेचुरल मूवमेंट वहाँ देखने को मिलता है। दोज हु लिव्ड इन द बैकग्राउंड फॉर एजेस, जो लोग सदियों से बैकग्राउंड में थे, मतलब ओपन फील्ड में नहीं थे। जैसे स्टेज पे कोई कार्यक्रम होता है, जो स्टेज पे नज़र आते हैं वो ओपन में होते हैं। इसके अलावा जो स्टेज पे नज़र नहीं आते, पीछे से वर्क कर रहे होते हैं, वो बैकग्राउंड में होते हैं। तो जो लोग दबे कुचले लोग थे उन्हें एक नई फ्रीडम मिली थी, वो लोग ओपन में आ रहे थे, सड़कों पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में अपनी बातों को रखते थे। आई थॉट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स, मुझे अब पीजेंट्स और वर्कर्स का ख्याल आया अपने ही देश में। इट ऑल सीम्ड लाइक द वर्क ऑफ द जिनी, मतलब जिन्न का काम ऐसे नज़र आता था। जैसे जैसे अरेबियन नाइट्स में आपने अलादीन के जिन के बारे में पढ़ा होगा, तो उनके कहने का मतलब, रविन्द्रनाथ टैगोर कहने का मतलब ये है कि एक डिकेड पहले, यानी एक दशक पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पहले, यानी 1920 तक जब ये रेवोल्यूशन हुआ था, यहाँ पे अनपढ़ लोग थे, लाचार लोग थे, भूखे लोग थे, जैसे कि हमारे यहाँ का मतलब उस वक्त इंडिया के लोगों की जो हालात थी वो उन्होंने बताया यहाँ पे। हु कुड बी मोर एस्टोनिश्ड दैन एन अनफॉर्चुनेट इंडियन, अपने को यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर अनफॉर्चुनेट इंडियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुलाम देश के थे वो, उस वक्त इंडिया फ्री नहीं था। एस्टोनिश का मतलब होता है बहुत ही चमत्कृत हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो कहा कि मुझ जैसा एक अभागा भारतीय जब यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखेगा तो चकित हुए बिना नहीं रह पाएगा। लाइक माई सेल्फ टू सी हाउ दे हैड रिमूव्ड, किस प्रकार से उन्होंने रिमूव किया, हटा दिया, माउंटेन ऑफ इग्नोरेंस हेल्पलेसनेस, यानी जो अनपढ़ लोग थे उनको पढ़ लिख कर यहाँ पे होशियार बना दिया गया है। जो निरक्षरता थी, इग्नोरेंस था, अज्ञान था, उसको किस प्रकार से उन्होंने दूर किया, लाचारी किस प्रकार से दूर की। लोग वर्क करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, खुश हैं, और कुछ ही सालों में हो के रह गया। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि इट वॉज द वर्क ऑफ एज इफ, यानी जिन्न का काम। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस पार्ट में तो बस इतना ही था। लेटेस्ट रेवोल्यूशंस में रशियन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जिसने दुनिया की तस्वीर बदलने की कोशिश की, और सोवियत संघ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री बनकर उभरा। 1922 से लेकर 1991 तक इसने दुनिया को प्रभावित किया। किस प्रकार से? कोल्ड वार के दौर में बाईपोलर वर्ल्ड था, जिसका एक पोल था अमेरिका, तो दूसरा पोल हुआ करता था यूएसएसआर। लेकिन अब दुनिया यूनिपोलर है। हालांकि चाइना निकल कर आने की कोशिश कर रहा है, जो चैलेंज कर सके, एक बाईपोलर दुनिया इस्टेब्लिश कर सके कि एक पावर ये है तो एक पावर मैं हूँ। लेकिन एक समय दो पावर हुआ करती थी। आज यूएसएसआर टूट चुका है, सारे देश अलग हो चुके हैं। कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, तमाम इस तरह के जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ थी। और अब रशिया, हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा देश अभी भी है और अभी भी कहा जाता है कि एक मिलिट्री पावर है, लेकिन अब वहाँ पे वो सोशलिज्म नहीं है जो कभी हुआ करता था। और हमारे इंडिया में तो दोनों व्यवस्थाएं काम करती हैं, सोशलिज्म भी यानी गवर्नमेंट ओनरशिप भी है, और हमारे यहाँ प्राइवेट ओनरशिप भी। ये चीज़ मैंने सब आपको बताई हुई है। तो इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ ये ट्यूटोरियल पार्ट यहीं भी खत्म होता है। इसके बाद हम किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।